हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जून मंथ का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। जून मंथ का करंट अफेयर जैसे ही कंप्लीट होगा गाइस, विद इन 1 वीक ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जून मंथ का जो है करंट अफेयर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, 1 टाइम लिंक आएगा, ऑनलाइन होगा, जो बच्चे चाहें उसको दे सकते हैं, बट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो है यहाँ तक कर चुके थे, यूके 6 जो एफटीए का मामला चल रहा है यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को इसके आगे लेके चलते हैं। 11 राज्यों के लिए 138 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? जिससे वहां पर क्या हो सके, CHC सेंटर्स बनाए जा सके, कस्टम हेयरिंग सेंटर बनाए जा सके, ठीक है, हाईटेक हब्स बनाए जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर मशीनरी तैयार की जा सके। ये जो है केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है। क्यों दे रही है? जिससे वहां पर कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण किया जा सके। ठीक है, मशीनीकरण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 138 करोड़ रुपए 11 राज्यों को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मेंस के साथ साथ प्री में तो है ही है। ठीक है, और उप मिशन के तहत दी गई है, तो ये याद रखिएगा, सब मिशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन जो है उसके तहत आपको दिया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम चाइना। तो आपको पता होगा कि चाइना से कोविड के दौरान सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि मेडिकल सप्लाई जो है, जो भी हमारे वेंटिलेटर है, ठीक है, मेडिसिन है, रॉ मटेरियल्स है, मेडिसिन के मास्क है, सैनिटाइजर है, इन सबको क्या कर सकते हैं? टिल अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक ये परमिशन दे दी गई है। पहले इसमें सिर्फ निजी कंपनियां थी, अब इसमें निजी के साथ सरकारी कंपनियों को भी ये फैसिलिटी मिलेगी। क्या कर सकते हैं वो, चाहे प्राइवेट हो चाहे निजी हो, वो 31 अक्टूबर तक चाइना से रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं, जो है आपकी एसबीआई लॉन्च कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री मतलब किसी भी तरह का कुछ भी गिरवी ना रखकर, मतलब कोई बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? फॉर कोविड ट्रीटमेंट्स के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैज लॉन्च्ड collateral free कवच personal loan to enable its customers to meet medical expenses of self and family members of covid treatment। तो कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड फैसिलिटीज के लिए क्या दिया जा रहा है? कोलेटरल लोन दिया जा रहा है। कितने का है? 5 लाख रुपए का है। ईएमआई कितनी है इसकी? सॉरी गाइस, 8.5% है। ठीक है, 60 महीनों के लिए होगा। अंडर दिस स्कीम कस्टमर्स कैन एबल लोन्स, वो लोन ले सकता है। ठीक है गाइस, और क्या होगा? लोन लेने के बाद वो अपना इलाज करवा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कवच पर्सनल लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा किया गया है, क्योंकि आरबीआई ने इससे पहले 50,000 करोड़ रुपए दिए थे विशेष तरलता सुविधा के लिए, मतलब स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, अब एसबीआई क्या कर रहा है? पर्सनल लोन दे रहा है विदाउट कोलेटरल के, मतलब कोलेटरल फ्री लोन है। ईएमआई कितनी है? 8.5 है, और आपका लोन अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्जन इन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मीट क्लाइमेट ग्लोबल आईईए। तो जब तक मजबूत कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा किसका कहना है? आईईए का कहना है। ठीक है, ये क्या कह रही है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ये जो है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने कहा है कि जब तक विकासशील देशों से CO2 उत्सर्जित करने के लिए, ठीक है,
मतलब क्या हो रहा है, जो विकासशील देशों से CO2 उत्सर्जन अगले 2 दशकों में 5 बिलियन टन तक बढ़ाने के लिए तैयार करना है, यह विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से किया जाएगा। विकासशील देशों को अपने देश में स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2050 तक ऐसा करना होगा, जिससे वो क्या कर सके, नेट जीरो एम्बिशन का लक्ष्य हासिल कर सके। इनकी एक रिपोर्ट आई थी गाइस, इनकी रिपोर्ट आई है किसकी किसकी, 3 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट जारी की है आपकी। 3 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट कौन सी जारी की है वो देख लीजिए। ये आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर रिपोर्ट कौन सी जारी की है, रिपोर्ट जारी की है फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी, मतलब स्वच्छ ऊर्जा के लिए फाइनेंस फंड प्रोवाइड करना है। ट्रांजिशन इन एमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक, जो अभी अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं, जो विकासशील देश अभी विकसित अवस्था में है, उनको क्या करना है, 2050 तक इस तरह की टेक्नोलॉजी और फंड प्रोवाइड करवाना है, जिससे वो नेट जीरो एम्बिशन का लक्ष्य हासिल कर सकें। ठीक है गाइज, रिपोर्ट का नाम फिर से सुन लीजिए, फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी ट्रेडिशंस इन एमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसका नाम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रिपोर्ट IAS में पूछी जा सकती है अगर कोई IAS का एग्जाम दे, लेकिन हाँ इसमें ये पूछा जा सकता है कि क्लीन, क्योंकि भारत देखिए डेवलपिंग कंट्री में आता है। ठीक है, भारत जो ये डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है, तो भारत को भी इसके लिए फंड मिलेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत समय समय पर अपने क्या स्टेटमेंट्स देता रहता है, अपने कोई ना कोई पॉलिसीज लॉन्च करता रहता है। तो याद रखिएगा कि फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी ट्रेडिशन इन ट्रांजिशन इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट किसने जारी की है, तो IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर क्लीन एनर्जी के लिए ये तैयार किया है, और कहा है कि इसमें कब तक 2030 तक 1 ट्रिलियन का निवेश इकट्ठा करना है, और किनको देना है, विकासशील देशों को देना है। क्यों देना है, जिससे वो CO2 उत्सर्जन को कम कर सके, और CO2 उत्सर्जन को कम करने के साथ इसको शून्य, मतलब शून्य, शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक लेकर जाना है, नेट जीरो एमिशन तक लेकर जाना है, कब, 2050 तक। ठीक है गाइस, छोटी छोटी न्यूज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर हम लोग G7 की बात करें तो 1 बिलियन वैक्सीन जॉब फॉर वर्ल्ड, तो क्या बोला है, G7 की मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, बताएगा कोई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है, मैसेज करके, कि ये हुई थी आपकी ब्रिटिश में। ठीक, ब्रिटेन के में कहाँ पर हुई थी ये बताइएगा। चलिए, ब्रिटेन तो हम बता दे रहे हैं, उसके अलावा आप बताइएगा कि कहाँ हुई थी। तो उसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1 बिलियन करोड़ यानी 100 करोड़ वैक्सीन विकासशील देशों को या आपातकालीन देशों को दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बिल्ड बैक बेटर पर काम करेगा। बिग बैक बेटर, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। बिल्ड बैक, अभी ये न्यूज़पेपर में आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ठीक है, बेटर ये है, इस पर कार्य करेंगे। 1 बिलियन वैक्सीन, जिसमें से 50 तो किसने कहा है, अमेरिका ने अकेले ही देने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें NGT की, तो ये मुद्दा जो सामने आया है, इसमें 2 चीजें आप लोगों के लिए जरूरत इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रू रिहेबिलाइजेशन है, जो उनको फिर से क्या करना है, इस विस्थापित कर हुए हैं जहां से वो उनको स्थापित करना है।
और दूसरा एनजीटी क्या कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या कह रहा है। आखिर ये और ये कैसे एक दूसरे के विरोध में आ रहे हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखिए एनजीटी इनके विरोध में नहीं है, लेकिन एनजीटी का कहना है कि आप इनको जंगल के क्षेत्रों में नहीं बसा सकते। ठीक है, ये जो विस्थापित हुए समुदाय हैं इनको क्या करना है, इनको बसाना है, लेकिन आप जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर नहीं बसा सकते। तो इनके लिए क्या है, ये त्रिपुरा जो है हमारा, ये वहां की जनजाति है। कहाँ की है ये, त्रिपुरा हिल्स की है। 1997 में मिजोरम के ये लोकल ट्राइब ने क्या किया था, 1997 में क्या किया था, त्रिपुरा की जो लोकल ट्राइब्स थी ना, उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, इनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये कहाँ चली गई थी, त्रिपुरा के रिफ्यूजीज कैंप में रह रहे थे। मतलब ये त्रिपुरा से मिजोरम ने जब इनके ऊपर, सॉरी गाइज ये मिजोरम है आपका, ये मिजोरम ने 1997 में मिजोरम ने इनके ऊपर क्या कर दिया था, ब्रू जनजातियों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये कहाँ रहने लगे थे, आपके त्रिपुरा के रिफ्यूजीज कैंप में रहने लगे थे। अब इनको जो है रिहेबिलाइजेशन के तहत फिर से बसाने की जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। ये जो एग्रीमेंट है 4 पार्टी एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन है, 4 पार्टी एग्रीमेंट है। और एनजीटी ने कहा है कि आप इनको जो है वहां पे नहीं बसा सकते, मतलब फॉरेस्ट एरिया में नहीं बसा सकते। ठीक है, तो 4 पार्टी एग्रीमेंट कौन सा है, त्रिपुरा गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, मिजोरम सरकार है, और ये जो आपके ब्रू रेफ्यूजीज हैं। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएंगे आपके ये, एक तो आपके त्रिपुरा गवर्नमेंट हो जाएगी, प्लस इंडियन गवर्नमेंट हो जाएगी, प्लस मिजोरम गवर्नमेंट हो जाएगी, प्लस ये ब्रू ट्राइब्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ रह रहे थे, मिजोरम में रह रहे थे। आक्रमण इन्होंने इसके ऊपर किया था, ये जाकर त्रिपुरा के कहाँ रहने लगे, रिफ्यूजीज कैंप्स में रहने लगे। अब इनके ऊपर प्रेशर है कि अब ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको कहीं बसाया जाए, विस्थापित किया जाए। तो अब केंद्र सरकार ने बोला है इनको जो बसाया जाएगा तो त्रिपुरा में बसने का मौका दिया जाए। तो त्रिपुरा में तो ऑलरेडी उनकी खुद की पॉपुलेशन है, फिर इन रिफ्यूजीज को भी बसाना है। तो इनको बसाने के लिए जो ये क्षेत्र ऑक्युपाइड किया जा रहा है वो फॉरेस्ट एरिया है। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है शॉर्ट रिप्लाईज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन त्रिपुरा ऑन द कंप्लेंट द ब्रू रिफ्यूजीज फ्रॉम adjoining मिजोरम दे आर बीइंग रीसेटल्ड इन फॉरेस्ट। तो इनको फॉरेस्ट में नहीं बसाना है, ये किसने कहा है, इस पर आपत्ति किसने जगाई है, एनजीटी ने। तो एनजीटी ने कहा है कि आप जंगल में इनको नहीं बसा सकते हैं, शहरों में बसाओ। अभी एग्रीमेंट पर स्टे लगा हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा था इसके ऊपर अभी क्या लगा हुआ है गाइस, स्टे लगा हुआ है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये है कि चर्चा में पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रही ब्रू जनजाति कहाँ की है। ठीक है, किन हिल्स में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हायर इंसेंटिव अंडर फेम सेकंड विल बी अ गेम चैलेंजर इन ईवी एडॉप्शन। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस समय चर्चा चल रही है। न्यूज कुछ भी आई हो डजंट मैटर, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ईवी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के फायदे क्या हैं, बस इनके आप फायदे जान लीजिए कि गवर्नमेंट हाइक्ड द डिमांड इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स। अब ये क्या करेंगे, टू व्हीकल्स पे मतलब टू व्हीलर्स पे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। इनको टू व्हीलर्स कैसी चाहिए, फेमा सेकंड के रूल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, 50,000 पर किलो फ्रॉम द अर्लियर सब्सिडीज 10,000। तो अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लेता है तो उसको सब्सिडी कितनी दी जाएगी, 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए। ठीक है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स के लिए डिमांड इंसेंटिव बढ़ाकर 10,000 प्रति KWH कर दिया है, जो पहले 10,000 से सब्सिडी 3 इलेक्ट्रिक 3 ये आपका 15,000 है।
15,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सब्सिडी में 50% की वृद्धि करने के सरकार के फैसले को बेहद उत्साहजनक और उपयोग के लिए बढ़ावा मिलेगा। तो उद्योग के लिए बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, स्कीम इज द एक्सट्रीमली इंकरेजिंग एंड द बिग बूस्ट इन द इंडस्ट्रीज। तो अब जाहिर सी बात है, लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर लेंगे, उनको पहले 10,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी, अब अगर 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलने की, मान लीजिए 30,000 की गाड़ी है, उनको अगर 15,000 रुपए दे के लेना है, तो ई व्हीकल लोग ज्यादा लेना पसंद करेंगे। ठीक है, रफ एस्टिमेट है, उसके ऊपर ये मत बताएगा कि मैम ये इतना इतना कैसे। कितने परसेंट सब्सिडी बढ़ा दी गई है? 15%। कितनी हो गई है? 10 से 15 कर दी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। उससे पहले ई व्हीकल को जो अब बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके बढ़ावे के ऊपर जो आपका है ना, ये पूछ लिया जाएगा गाइस कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेनिफिट्स देख लीजिए, अगर हम लोग ई व्हीकल के फायदों की बात करें, ई व्हीकल के अगर बेनिफिट्स देखें क्या क्या है, तो एयर पोल्यूशन क्या होगा? कम हो जाएगा गाइस। लैग डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो जो आपका पेट्रोल एंड डीजल है, उसकी जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तो डीजल और पेट्रोल नहीं निकलेगा, तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा और इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी आपकी। एफडीआई बचेगा। अब अगर पेट्रोल और डीजल आप नहीं मंगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देश से जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो बाहर जाता है, वो क्या हो जाएगा? क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा क्या देती है, मतलब पैसा खर्च करती है। तो क्या माना जा रहा है? एक फायदा इसका ये भी हो जाएगा कि एफडीआई बचेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नए नए ऐसे उपकरणों का इनोवेशन किया जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर सके? एयर पॉल्यूशन कम कर सके, एफडीआई हमारी बचने लगे। ठीक है, डीजल और पेट्रोल की डिमांड कम हो सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में सबने सुना होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, जो CO2 उत्सर्जन कम होगा, तो ये भी कम हो जाएगा। बेटर रिसर्च हो सकेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, तो रिसर्च क्या हो सकेगी गाइस? अच्छी हो सकेगी। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, यानी नवीनीकृत ऊर्जा को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। एफडीआई भारत में आएगा, क्योंकि CO2 की समस्या से क्या है? CO2 की समस्या से पूरा विश्व है। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो रिपोर्ट देखी थी आईए की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर जो रिपोर्ट निकाली है गाइस, वो किस लिए है? कि CO2 कम करना है। 1 ट्रिलियन हमको देना है 2030 तक, और 2050 तक क्या करना है? नेट जीरो बजट, मतलब कि कार्बन करना है। तो ये क्या है? ये उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या मिलेगा? ग्लोबल अप्रोच भी इंडिया की अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये सब इसके फायदे हैं। एक दो फायदे और देख लेते हैं कि एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा। नो डाउट, एमएसएमईज को इसमें क्या मिलेगा? नए नए जब उद्योग खुलेंगे, तो हमारे एमएसएमईज को क्या मिलेंगी? जॉब क्रिएशंस होंगी। नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मिशन है, और नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत ही फेम इंडिया स्कीम चालू की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये एक रिपोर्ट आ रही है कि रिपोर्ट्स ऑफ हायर कोविड डेथ टोल स्पेक्यूलेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसको डिनाई कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट का नाम पहले आप लोग लिख लीजिए, इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। चलिए जल्दी से लिख ही लेते हैं। इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया है। रिन्यूड इंटरनेशनल मैगजीन,
ये इंटरनेशनल मैगजीन है, इसमें कहा गया है कि इंडिया में 50 लाख मौतें हुई हैं। ये कहाँ से निकलती है, ये याद रखिएगा कि हाँ पूछ ले कि हाल ही में रिन्यूड इंटरनेशनल मैगजीन चर्चा में थी, ये कहाँ से निकलती है, तो ये न्यूयॉर्क से निकलती है। ठीक है, इसने क्या कहा था, या ये बता दीजिए कि तो ये किसने कहा था कि 50 लाख मौतें कोविड से कहाँ पर हुई हैं, इंडिया में हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया। लेकिन गाइस गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जैसे महाराष्ट्र बिहार के बाद हमारा तेलंगाना वगैरह का जो डेथ का वो आ रहा है रेशियो, एक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसको माना जा सकता है, बट अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो हम नहीं ही मान रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर हैकर्स की बात करें, अच्छा एक शब्द दिया था इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने, वो भी आप लोग लिख लीजिए क्योंकि वो वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये लिख लीजिएगा आप लोग। डिस्पैरिटी ये आपको आंसर राइटिंग में कोट करने के काम आएगी, डिस्पैरिटी इन नंबर। इसका मतलब हुआ कि सरकार का कहना है कि जब इतनी बड़ी आपदा आएगी, इतनी बड़ी महामारी होगी, इतनी बड़ी एपिडेमिक होगी तो आंकड़े मिसमैच हो सकते हैं। सरकार ने ऐसा कहा है, क्या कहा है, डिस्पैरिटी इन नंबर। तो ये जो आप लोग कहीं पर भी कोड कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आपदा के दौरान इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। हैकर्स क्लेम्स, सोचने वाली बात है गाइज कि 15,000 करोड़ भारतीयों का डाटा जो है वो चोरी हो गया है। अब इसमें जो है सीईआरटी क्या है, सीईआरटी का गठन कब हुआ था, सीईआरटी काम कैसे करता है, ये जान लीजिए। ठीक है, बाकी तो यही है कि जो डार्क वेब क्या होता है, तो अभी हम लोग डार्क वेब पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा, इसको एक हम लोग प्लेन पेज ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें हैकर्स की, तो हैकर्स ने क्या किया है, कोविड 19 में कोविड 19 में जो पेशेंट्स गए थे वैक्सीनेशन के लिए, उनका 15,000 करोड़ भारतीयों का डेटा क्या हो गया, लीक पर हो गया है। कहाँ मिला है, वेब डार्क पे मिला है। वेब डार्क हमारे इंटरनेट का वो फेज होता है जहां पर डेटा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, छुपा होता है ये डाटा। ठीक है गाइस, हमें दिखाई नहीं देता, आप ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेट पर ही होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं, डार्क वेब पर जो 15 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई गई है उनका डाटा 15 करोड़ है, खाली 15 करोड़ लोगों को भारत में जो वैक्सीन लगाई गई है उसका डाटा हैक हो चुका है और इसको बेचा जा रहा है। अब सोचिए 15 करोड़ भारतीयों का डाटा चोरी हो चुका है और सेल हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसके क्षेत्र में काम कौन करता है, सीईआरटी आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीसीएस के लिए खाली यही पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में थी सीईआरटी, तो उसका गठन कब हुआ था या उसका कार्य क्या था। तो इसका या सीधे पूछ ले कि हाल ही में रहा सीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन कहीं नहीं तो सीसैट में निकाल के आपको दे दें। तो ये है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो क्या है गाइस, ये सीईआरटी इन क्या है, आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये जांच कर रही है, ये भारत की है।
तो सबसे बड़ी बात है कि ये इंडियन टीम है। जांच किसकी कर रही है? जो डाटा ये चोरी हुआ है, डार्क वेब पर है। 15 करोड़ भारतीयों के लिए डाटा मार्केट में आ चुके हैं। EGVAC ने CET से कहा था कि इसकी जांच करे। तो अगर हम लोग बात करें इनकी, ये देख रहे हैं ये नाम, एम्पावरमेंट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? EGVAC का एम्पावरमेंट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ऑन सैटरडे सेट द क्लेम ऑफ द सो कॉल्ड हैकर्स ऑन द डार्क वेब रिलेटिंग टू एलिस डेटा लीक इन बेसलेस। ठीक है, ये जो चोरी हुआ है। EGVAC ने कहा है CERT से। तो ये जो आपकी संस्था है, आराम से समझिएगा गाइस, जल्दी मत करिएगा इसको समझने में। ये दो संस्थाएं हैं। तो आपकी EGVAC ने किससे कहा है? CERT से। ये इंडिया की है, ये भी इंडिया की है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करती है। तो इसने इनसे कहा है कि भैया वो डार्क वेब पर जो भी डाटा है वो कैसे है, क्या है, किसका है, उस सब की जांच करो। इसके अध्यक्ष कौन है? ट्राई के हेड रहे RS शर्मा जी हैं। तो CET इन बना कब था? अगर हम लोग अब CET बना कब था इसकी बात कर लेते हैं, तो CET बना था आपका 2004 में। कब बना था ये? 2004 से काम करना शुरू किया है। ये गठन किसका है? CET का है। तैयार किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये किसके अंडर में काम करता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर एंड सो ऑन। ठीक है, किसके लिए काम करता है? साइबर सेल और साइबर सेल से जुड़ी अन्य क्षेत्र में। किसके तहत बनाया गया है? तो IT एक्ट 2000, आप लोगों को पता है 2000 है। इसमें संशोधन किया गया था 2008 में, और इसके तहत CERT को कुछ काम करने के लिए अधिकारित किया गया था। IT एक्ट 2000 के तहत 2008 में संशोधन किया गया था। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था किसमें? CERT में। और कहा गया था कि इसको कुछ और क्षेत्र दिए जाएंगे काम के लिए, जिसमें इसका साइबर और साइबर क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य आते हैं। इसका गठन हुआ था 2004 में। शक्ति कहाँ से मिली? IT एक्ट 2000 के संशोधित एक्ट 2008 से। चलिएगा, जब हम लोग देख लेते हैं, इतनी न्यूज शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ कोविड का भी डेटा चोरी हुआ है, अभी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका भी डेटा जो है चोरी हुआ है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और ये संस्थाएं जो आपके चर्चा में रहती हैं, नो डाउट IAS के लिए तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, PCS के लेवल पर मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रही संस्था, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई संस्थाओं के बारे में पूछा हुआ है। अब हम लोग इसकी 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड, WWW, डीप वेब और आपका डार्क वेब। ये तीनों कहाँ पर होते हैं? हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग पे होते हैं। ठीक है, IT में आप लोग पढ़ेंगे, जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो अभी हम लोग इसका रफ एक जो क्या करते हैं वो ले लेते हैं, परिचय। चलिए WWW देख लेते हैं क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट का ओनली 11% डेटा दिखाता है। नेट के ऊपर पड़ा सिर्फ और सिर्फ 11% डेटा दिखाता है, जिसको हम लोग सर्च करते हैं और यूज करते हैं। वहीं पर अगर डीप वेब की बात करें तो इस पे 90% डेटा पड़ा होता है।
गाइस ये 10 नहीं है, ये 10 है, ठीक है, 10%। और 90% कहाँ पड़ा होता है? डार्क वेब पे, जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और डार्क वेब पे क्या करते हैं? डाटा को छुपा के रखते हैं, हिडन डेटा होता है ये, ठीक है। ये कैसा होता है? हिडन डेटा होता है, इसको हाइड करके रखते हैं, ठीक। ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं CSIR लक्षई लाइफ साइंस। इसने क्या किया है? CSIR ने लक्षई कंपनी जो हैदराबाद की है, इसको ट्रायल की वो मंजूरी दे दी है। किसके लिए? इस वाली दवा के लिए, कोविड के लिए इस दवा का यूज किया जा सकता है, ये इन्होंने बोला है। जो कार्डियक होते हैं ना हमारे, जिनको ये जो आपको प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट वगैरह की, उसके लिए इस दवा का यूज किया जाता है। अब कोविड पेशेंट्स के लिए इसको क्या है? ट्रायल की मंजूरी दे दी है। किसने? CSIR ने। इसको कौन मिलके काम कर रहा है? हैदराबाद की कंपनी है आपकी, कौन सी? ये लक्षई, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अभी कोई रिसर्च वगैरह वो नहीं हुई है आपकी। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये थोड़ी बड़ी सी न्यूज है आपकी, STI इंडेक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे खेल को साझा करते हैं। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। Kerala retains top position. Kerala has retained the top position in the third edition of the Sustainable Development Goals SDG Index released by नीति आयोग। तो सबसे पहले SDG जो आपका ये है ना, ये वाला, ये निकालता कौन है? ये SDG गोल्स जो है, ये तो आपके देखिए इंटरनेशनल हैं, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है आपके। लेकिन भारत में भी इनकी एक रैंकिंग होती है, तो भारत में इनकी रैंकिंग कौन करता है? नीति आयोग करता है, ठीक है। तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश शेयर द सेकंड स्पॉट ऑन द रैंकिंग। ये स्पॉट है, ठीक है, स्थान। तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने क्या किया? सेकंड स्थान पाया है। वहीं पर बिहार हैज रिमाइंड एट द बॉटम ऑफ द इमीडिएटली प्रेसीड बाई असम एंड द झारखंड। और बिहार क्या है? एकदम लास्ट पे है आपका। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, ठीक है गाइस। यही याद रखिएगा। इसी तरह से आते हैं SDG इंडेक्स कौन कौन से होते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये न्यूज में हमारी था और PT के लिए क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। SDG इंडेक्स क्या है? सबसे पहली बात कि SDG इंडेक्स है क्या? 2000 में UN द्वारा 8 टारगेट सेट किए गए थे। इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था। 2015 में ये खत्म हो गए। फिर 2015 से 2030 तक के लिए जो नए लक्ष्य तैयार किए गए, इनमें 8 थे। फिर ये जो नए लक्ष्य तैयार किए गए, ये आपके आए SDG गोल्स, और इनमें 11 लक्ष्य किए गए। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है कि SDG गोल्स है क्या? एक बार फिर से समझ लीजिए, शायद थोड़ा जल्दी में बोल दिया है। ये जो आपका SDG है ना, SDG गोल नीति आयोग लाता है। नीति आयोग इसकी रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट मींस रैंकिंग देता है, कौन? राज्यों को, कि राज्यों ने अपने स्तर पर एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वाटर पर, इन्वायरमेंट पर, इंडस्ट्रीज पर, ठीक है, कितना मतलब एफर्ट्स लगाया है और लास्ट ईयर से इस साल कितना इम्प्रूवमेंट किया है। ऐसा कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसके लिए उसने कुछ पैरामीटर सेट किए, उन पे इनकी रैंकिंग होती है। तो आपके जो केरल है, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये क्या है? टॉप 3 पर है, ठीक है। और लास्ट में आपको कौन सा है? बिहार। अब चलिए बात करते हैं आपसे SDG गोल्स हैं क्या। SDG गोल्स हैं कि अगर हम लोग इसकी बात करें, तो पहले ये गोल 8 थे, ठीक है। पहले ये कौन से गोल्स थे? पहले ये 8 गोल थे।
पहले 8 गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाने जाते थे। इनका टाइम क्या था? 2000 से 2015, 15 साल के लिए थे गाइस ये। ठीक है, फिर आए 11 गोल्स, एसडीजी गोल्स के नाम से जाना गया। ये 2015 से 2030 तक थे। ठीक है, अभी हमको ये हासिल करने हैं 2030 तक, तो मेन क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है 16। ठीक है, तो पुनः यूएन ने 17 गोल सेट किए और 163 सब गोल्स इसमें शामिल किए गए। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हर राज्य एसडीजी हासिल कर लेगा तो माना जाएगा कि एसडीजी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम ग्लोबल एसडीजी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत सारे राज्यों यूटीज की रैंकिंग करता है भारत में, और ये कौन कर, भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है। कौन करता है? हमारी थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन है? हमारी नीति आयोग। मॉनिटर और निगरानी के तहत, मतलब इसकी मॉनिटरिंग की जाती है किसके आधार पर? प्रतिस्पर्धा के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर। इसके क्या होते हैं? ये सारे रैंकिंग के पैरामीटर्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? निगरानी होगी। दूसरा क्या करेंगे? कंपटीशन, संघवाद प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई जाएगी। और एक ऐसा मॉडल, जैसे कि किसी राज्य ने मान लो डेवलपमेंट कर लिया है, जैसे केरल को हमेशा उठाया जाता है एजुकेशन और हेल्थ के लिए, तो ये एक मॉडल हो गया। ये राज्य क्या है? मॉडल है कि इसकी तरह बाकी सबको भी करना चाहिए, तो क्या होगा? डेवलपमेंट हो सकेगा, राज्यों की स्थिति क्या हो सकेगी गाइस? सुधर सकेगी। ठीक है, तो किसके किसके आधार पर होगी? निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग, कंपटीशन, अवेयरनेस यानी अकाउंटेबिलिटी, राज्यों की अकाउंटेबिलिटी होगी, उनसे जनता सवाल कर सकेगी। वो किसके प्रति? जनता के प्रति जवाबदेहिता उनकी बन जाएगी कि वो बताएं कि आखिर उन्होंने इन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया है। नीति आयोग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। आपके लिए तीसरी बार आया है। पहला एडिशन इसका जो आया था, पहला एडिशन देख लीजिए कब आया था इसका। अब के तीसरा आया है, पहला आया था इसका 2000। ये पहला एडिशन आया था इसका। दूसरा आया 2018 से 2019, और अब की लाया है 2019 से 2020। 21 में आया है, लेकिन ये यही वाला डाटा आया है। ठीक है, यूएन की सलाह के आधार पर नीति आयोग कार्य करता है। टोटल इंडियन रैंकिंग कितनी है? 60 है। तो किसके सलाह पे काम करता है? यूएन, क्योंकि ये यूएन के द्वारा ही सेट किए गोल्स हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु ने 70% टारगेट पूरा किया है, यानी 70% टारगेट किसने पूरा किया है? केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने। राजस्थान, यूपी, असम, झारखंड, बिहार लास्ट 5 हैं। तो अगर लास्ट 5 की बात पूछ लें कि लास्ट 5 कौन है आपके, तो ऑब्वियसली हमारा यूपी तो उसमें शामिल ही होता है। यूपी की स्थिति हमेशा खराब ही देखने को मिलती है। तो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया आपका, उसके बाद आपका झारखंड हो गया, झारखंड के बाद आपका बिहार। ये बॉटम के 5 हैं। ठीक है गाइस, बॉटम के 5 हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली यूटीज में, और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये सब किसमें है? आपके यूटीज में है। तो 100 स्कोर होते हैं। स्कोर कितने होते हैं ये पूछता नहीं है कभी, 100 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तमिल, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जब भी आती है, क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
एसडीजी गोल्स कौन कौन से हैं ये आप लोग नेटवर्क ऊपर सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो अगर चाहें तो अब इसमें हम एसडीजी गोल्स आपको लिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लिखा देंगे एसडीजी गोल्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑलिव टू द रेस्क्यू ऑफ ऑलिव रेडलेस, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो ये परेयर आते हैं, कोस्ट पर आते हैं, ठीक है। इनको कोस्ट गार्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, इनको बचाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हर साल आते हैं, इंडिया कोस्ट गार्ड द्वारा ओओ चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन याद रखिएगा कौन सा चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पर, इंडिया के उड़ीसा के तट पर। किस लिए, नेस्टिंग के लिए। जो कछुए आते हैं हमारे वहां वो नेस्टिंग के लिए आते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक। रेडलेट रेटल्स को बचाने के लिए उड़ीसा के तट पर चलाया जाता है, 40 साल से चलाया जा रहा है। क्योंकि ये वाले जो कछुए हैं आपके, ये वाले देख रहे हैं ना, ये किसमें शामिल है कछुए आपके, ये कछुए यूएन की लिस्ट में शामिल है, यूएन की वर्नरेबल लिस्ट में, ठीक, शामिल है। कब से चलाया जा रहा है ये सब आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, छोटी लीजिए। G7 लीडर्स टेक ऑन चाइना, बस अगर पूछ ले कि ओ किसके द्वारा चलाया जा रहा है तो बता दीजिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पर, उड़ीसा के तट पर। G7 लीड्स टेक्स ऑन चाइना एंड प्लान टू स्टॉप न्यू पेंडेमिक। अगर इसकी बात हम लोग करें G7 की, तो ये मीटिंग हो रही है, इसमें वही हम लोगों ने देखा था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, किसका है याद रखिएगा। तो बिल्ड बैक बेटर प्रोजेक्ट किसका है, यूएसए का है। G7 के लोग क्या कहते हैं, कम से कम 1 बिलियन क्या दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, विकासशील और आपत्तिजनक जो हमारे इमरजेंसी कंट्रीज हैं उनको। इसमें क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये वाली न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, जब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ न्यूज और है, जल्दी से देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल लाइकली टू मीट इन द जुलाई ऑन कंपनसेशन इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो इनको कंपनसेशन देने की बात कही गई थी 2017 में जीएसटी लागू करते समय, अब वो इनको नहीं दिया जाएगा। मतलब अब केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है और वो इसको क्या करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, ठीक है। अब जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये कहा गया था कि राज्यों स्टेटों से ये कहा गया था, स्टेट्स क्या करेंगे, क्योंकि जब जीएसटी लागू करना था तो जो राज्यों को, जो स्टेट थे, जो इनको टैक्स मिलता था वो मिलना बंद हो जाता, कहाँ चला जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर वो इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता। फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा आपने, फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन है हमारा, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था 5 सालों के लिए। तब राज्यों से कहा गया था कि जो टैक्स में आपको घाटा होगा, मान लीजिए कि ये टैक्स में इनको घाटा होता, ठीक है, राज्यों को टैक्स कितना मिलता, राज्यों को, मान लो कि ये सारे राज्य हैं, इनको यूपी, ठीक है, यूपी को कितना टैक्स मिलता, 1000 करोड़ का टैक्स मिलता 1 ईयर में। तो 5 साल में माना जाता है कि ये हर साल 10% या 14% या 15% बढ़ के मिलता। तो वो जो राज्य को क्या, वो उसकी इनकम होती है ना। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि आपका जितना भी है, जितना टैक्स आपको इस साल मिलता और जितना बढ़कर मिलता, वो कौन देगा आपको, केंद्र सरकार देगी, लेकिन आप लोग जीएसटी को लागू करिए। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, तो इन्होंने क्या करा, जीएसटी लागू करवा लिया। लेकिन अब जब देने की बारी आई तो इनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार कहाँ से देती, सेस। ये सेस का पैसा इन्होंने बोला था किसको देने के लिए, राज्यों को देना था कंपनसेशन के रूप में। लेकिन ये सेस का पैसा आप लोग सोचिए कि सेस आता कहाँ से, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई आपकी,
ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया आपका, इन सब, या कोई लग्जरी आइटम हो गया, इन सब पे जो सेस लगता है ना, ये पैसा जो आता है वो पर्टिकुलर इन्हीं के लिए खर्च किया जाता है, इनके डेवलपमेंट पर। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या बोला कि ये पैसा हम राज्यों को दे देंगे कंपनसेशन के रूप में, तो मतलब अब ये घाटे में चले गए क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं रहा। और दूसरा चीज, ये सेस कहाँ चला गया, राज्यों के पास, वो भी ये पूरा नहीं पड़ा। तो क्या बोला इन्होंने कि 14% कंपनसेशन दिया जा रहा है। अब जो दिया जा रहा है 14% कंपनसेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये पैसा हम उधार ला के देंगे। तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम आपको 40% कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन ये हम क्रेडिट लेकर आएंगे। अब क्रेडिट कहाँ से चुकाएंगे, सेस से चुकाएंगे। तो फिर ये राज्यों को पैसा कहाँ से देंगे, समझ रहे हैं। मान लो कि इस बार अगर वो पैसा केंद्र सरकार उधार लेकर आती है, सिंपल सी चीज है कि अगर इस समय, पहले चीज तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना उधार ले चुकी है। वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया, एशियन बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाइना बैंक हो गया, इन सबसे पहले क्या है, पहले ही कितना क्रेडिट ले चुकी है। अब GST का कंपनसेशन देने के लिए भी अगर क्रेडिट लेकर आती है और उसको वो चुकाएगी किससे, सेस से, तो फिर नेक्स्ट ईयर वो पैसा कहाँ से देगी राज्यों को, अगेन उसके आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब चाहती है केंद्र सरकार की भैया ऐसा है, अब हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। 5 साल हो चुके हैं, GST लागू हो चुका है, जो कहा था उसके अकॉर्डिंग काम हो चुका है। अब किल आप ले लो 40% पूरा कंप्लीट करके, अब हम नहीं दे पाएंगे। तो 2020-21 में जो घाटा हुआ उसका भुगतान उधार लाकर राज्यों को दिया जाएगा, जो सेस लगता है ये वहां से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना है। 5 साल की अवधि का विस्तार 14% पर दर रखने से बातचीत का आधार बनेगा। मुआवजे के बदले में चर्चा के लिए माल एवं सेवा परिषद की आगे महीने बैठक होने की संभावना है। और ये क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ 5 years periods, keeping rate on 40% will form crew of the tax. The government and the service tax council is likely to meet next month discussion the compensation issues. अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब हम लोग आते हैं ट्विटर का मुद्दा भी बहुत ही अलग तरीके का चल रहा है गाइस, इसको भी समझ लीजिए ट्विटर का मुद्दा क्या है। अगर हम लोग ट्विटर की बात करें तो आखिर ये चर्चा में क्यों है, ठीक। तो एक आपका रूल होता है, मतलब एक स्टेटस होता है, SMI, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, ठीक है। भारत सरकार ने 25 फरवरी 2021 को गाइडलाइन जारी किया था, ठीक है। ये गाइडलाइन कब कैसे जारी किया था, 21 फरवरी 2021 को गाइडलाइन जारी किया था। IT एक्ट 2021 जो भारत सरकार द्वारा नया लाया गया है, इसके तहत गाइडलाइन जारी किया गया था कि जिसके पास 50 लाख से ज्यादा व्यूवरशिप है, मतलब अगर व्यूवर्स उनके कितने हैं, उनको देखने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनके थ्रू काम करने वाले, अगर 50 लाख से ज्यादा व्यूवर्स हैं, तो IT एक्ट 2021 के गाइडलाइंस के प्रावधानों के तहत उनको SMI प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उस प्लेटफॉर्म को नॉर्मल प्लेटफॉर्म माना जाएगा। तो देखिए उन्होंने कहा था कि SMI है जो, अर्थात जिसके 50 लाख से ज्यादा व्यूवर्स हैं, वो IT गाइडलाइन 2021 को क्या करेगा, प्रावधानों को जारी करेगा। तो इसके अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं, समझ रहे हैं, जो भी नए नए गाइडेंस गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं, वो IT कंपनी, फिर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, एंड सो ऑन, जो भी होगा आपका, वो क्या करेगा, 2021 की गाइडलाइंस को वो फॉलो करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका SMI का दर्जा छीन लिया जाएगा।
अब ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होता क्या है। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शन होता है, और गवर्नमेंट ने कहा था अगर कोई 2021 के प्रावधानों को नहीं मानेगा तो उसका एसएमआई का जो प्रोटेक्शन है वो हटा लिया जाएगा। अगर ये प्रोटेक्शन हट जाएगा तो देखिए क्या होता है। अगर ये प्रोटेक्शन हटा लिया जाता है तो वो जो प्लेटफॉर्म है आपका वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म हो जाएगा, अर्थात अगर कोई कंटेंट जनरेट होता है तो उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ रहे हैं? मानिए कि मिस्टर ए थे, ये उनका नाम XYZ था, ठीक है। वो ट्विटर पर गए और उन्होंने एक पोस्ट क्या किया, डाल दिया। लेकिन अगर इसके पास एसएमआई का दर्जा है तो इसके लिए मिस्टर एक्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ रहे हैं? फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एसएमआई का दर्जा अगर ट्विटर के पास होता है तो क्या होगा, मानो ये XYZ क्या है, एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज किया और कुछ कंटेंट क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। अगर एसएमआई इसको मिला हुआ है ट्विटर को, तो इसके लिए ये यही पकड़े जाएंगे, जांच की जाएगी और यही पकड़े जाएंगे। इसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एसएमआई का दर्जा हट जाता है तो कंटेंट किसी ने भी लिखा हो, XYZ किसी ने भी लिख दिया हो ये कंटेंट यहाँ पर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, आपका ट्विटर हो जाएगा, ठीक है। तो एसएमआई वो फैसिलिटीज है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी वो फैसिलिटीज है जिसके द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये जितने भी है ना, ये एक सेफ में होते हैं कि कंटेंट, मान लो किसी ने कोई देश के हित वो विरुद्ध में कुछ लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ गलत लिख दिया है, किसी का मर्डर के लिए कुछ छाप दिया है, तो अभी कौन, अगर एसएमआई मिला हुआ है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो व्यक्ति जिसने कंटेंट लिखा है। अगर ये नहीं है तो वो प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है। बस इतनी सी चीज है, इसमें याद रखिएगा, ट्विटर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एसएमआई होने पर क्या होगा, ट्विटर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो गाइस इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्या चल रहा है इस समय, आफत चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। कावेरी बेसिन की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज देखी होगी आप लोगों ने, कावेरी बेसिन का जो फर्टिलाइज वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसमें जो है माइनिंग करने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन has urged Prime Minister Narendra Modi to immediately intervention and instruct the Ministry of the Petroleum and Natural Gas to cancel the bid process, notify by it from extractions by hydrocarbon in Vadhathru block of the Kaveri Basin in Puttakottai। डायरेक्ट पूछ सकता है पुट्टाकोट्टई कहाँ पर है, हाल ही में चर्चा में था, ये आपका पुट्टाकोट्टई ये कावेरी बेसिन में पड़ता है, ठीक है। स्टालिन ऑल्सो रिक्वेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर टू, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री से क्या, कि यहाँ पे ये जो माइनिंग का अधिकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने दिया है इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, और नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाए, हालांकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अगर चाहे तो वो किसी भी क्षेत्र को ऑक्युपाइड कर सकती है, लेकिन इन्होंने अभी बोला है कि ऐसा ना किया जाए और एक बार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बात कर ली जाए जिससे उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो आपको पता चल जाए, ठीक है।
तो बस छोटी सी बात है, पूछ ले कि कावेरी का डेल्टा, तो आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कावेरी का डेल्टा कहाँ पर है। हाइड्रोकार्बन के एक्सटेंशन कार्बन निकालने को मंजूरी दी थी, इसको तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि इसको मना कर दिया जाए, और अपील जब किया जाए तो पेट्रोलियम मंत्रालय क्या करे, राज्यों से वार्ता कर ले। ये एक संघवाद की ओर आपका क्या है, अप्रोच को दिखाता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कंसल्ट कर लिया जाएगा तो विवाद जो खड़े होते हैं ना बार बार, ये नहीं होंगे। तो ऑयल माइनिंग राज्यों का विषय नहीं है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो ऑयल है, ऑयल की माइनिंग करना है या नहीं, ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, ये आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है, स्टेट लिस्ट नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। 3 ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार ने बिल पास किया था कि तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन, और ये जो अक्टूबर 2020 में ही ये आया है बिल कि ये वाला जो फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। और पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनिंग करने जा रहा है। तो अब ये राज्य और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच का विवाद है, और राज्य ने क्या कहा है केंद्र सरकार से कि आप इनको रोको, और नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा करे तो राज्य से एक बार कंसल्ट कर लें। और कंसल्ट करने का कोई भी प्रावधान उसमें संविधान में नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट। रेगुलेटिंग ई फार्मेसी इन इंडिया। अगर रेगुलेटिंग ई फार्मेसी इन इंडिया की बात करें तो ये क्या है, ये देश में उभरता हुआ नया बाजार है। बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नई नई कंपनियां आने के लिए कह रही हैं। ये 2 तरह की होती हैं। ई फार्मेसी कंपनियों की अगर बात करें तो ये 2 तरह की होती हैं गाइस। एक जो होती है आपको घर बैठे सामान पहुंचा देती हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना। ये क्या होते हैं, इनके खुद के पोर्टल होते हैं। ई फार्मेसी क्या होते हैं, पोर्टल होते हैं। ये क्या करते हैं, आप इनके पोर्टल पे जाएंगे, स्विच करेंगे, जो जो दवाइयां चाहिए होंगी ये आपको भिजा देंगे। एक होता है ई पोर्टल स्टोर, एक होता है ई पोर्टल स्टोर, ये ऑनलाइन दवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। ये देखा होगा कि बहुत सारे क्या दुकानदार आजकल क्या करने लगे हैं, ऑनलाइन के नाम पे क्या करने लगे, खाली अपना नंबर दे देते हैं, आप उनको क्या प्रिस्क्रिप्शन पेपर दे देते हैं, या कभी कभी नहीं भी देते हैं, अपनी से बता देते हैं ये समस्या है, और वो क्या करते हैं आपको दवाइयां दे देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक खतरनाक चीज है। ठीक है, इस क्षेत्र में एफडीआई आना चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसके लिए नियम ना होने के कारण क्या है, दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसके लिए कोई रेगुलेशन आ जाए, कोई रूल और रेगुलेशन आ जाता है, तो यहाँ पे एफडीआई बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार है। तेजी से नहीं, ये तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जैसे इन लोगों की शिकायत है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दिया, बिना कंसल्टेशन के दे दिया, दवाइयां दे रहे हैं, ग्राहकों को लूट रहे हैं। और ये स्टोर मेडिकल स्टोर वालों की तरह ही क्या कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल स्टोर पे आप गए, आपने बोला सर में दर्द हो रहा है, दवा दे दो, वो फट से दे देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नंबर देकर ई प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रखा है। अब अगर इसमें बात करें, 2 केस हुए थे, एक दिल्ली हाई कोर्ट का आया था और एक मद्रास हाई कोर्ट का आया था, सॉरी तमिलनाडु। ठीक है, जहीर अहमद वेयस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक केस था इनका जहीर अहमद वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस ये है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ई फार्मेसी को बंद करो, ये इनलीगल चल रही है। केस कभी पूछ ले, इस समय सब कुछ आप जान रहे, ये इनलीगल चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन तमिलनाडु सरकार के बाद जब हुआ था प्रेक्टो टेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्रेक्टो टेक्नोलॉजीज भी जब तमिलनाडु का केस हुआ था, तो यहाँ की हाई कोर्ट ने क्या कहा था, तमिलनाडु केमिस्ट, ठीक है,
प्रेक्टो टेक्निक्स और तमिलनाडु केमिस्ट के बीच का मामला हुआ था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आप जो है इसको जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जा सकता जब तक आप इसको लीगल मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था ये इलीगल है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बंद कर देना चाहिए। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था और जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था ये 2018 में आया था। तब से 3 साल बीत चुके हैं। ड्राफ्ट आया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ड्रग्स एंड केमिस्टिक एक्ट, ठीक है, कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? देखिए इसमें कई चीजें जुड़ गई हैं आपकी। अगर आप ना समझ पाए हो तो फिर से समझ लें। एक मिनट, हम इसको फिर से समझाना चाहेंगे आप लोगों को। इसको फिर से समझिए। मामला किसका है? हाई कोर्ट दिल्ली, हाई कोर्ट मद्रास तमिलनाडु, ठीक है। पहला जहीर अहमद वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने क्या कहा था? इस तरह की फार्मेसी को बंद कर देना चाहिए। इनका जब मामला हुआ, किसका हुआ? प्रेक्टो टेक्नोलॉजी वीएस तमिलनाडु, प्रेक्टो वीएस तमिलनाडु केमिस्ट के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप इसको ऐसे ही क्या करिए, चलने दीजिए, ठीक है। अब 3 साल बीत चुके हैं इस बात को। क्या हो चुका है? 3 साल बीत चुके हैं, ठीक है। 3 साल बीत चुके हैं। ड्राफ्ट आया था, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। रजिस्टर्ड करवाना किसके तहत कंपलसरी है, इनको ये भी देख लीजिए। अभी तक हमारे वहाँ फार्मेसी एक्ट कोई नहीं है और इसीलिए एफडीआई यहाँ पर आने से पहले क्या चाहते हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशन अगर बन जाए तो हम यहाँ पर आकर पैसा इन्वेस्ट कर दें। अब ये आप लोग लिख लीजिएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एक्ट कब का है? 1940 का है। और दूसरा एक्ट आपका क्या है? फार्मेसी एक्ट, ये 1948 का है। इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी फर्म का, शॉप का या अदर कोई प्लेटफॉर्म है आपका, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है आप तभी दवाइयां बेच सकते हैं, अदरवाइज आप दवाइयां नहीं बेच सकते। तो ये एक्ट याद करिएगा। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस समय कितना ज्यादा मेडिकल के क्षेत्र में क्या चल रहा है, आपका उथापथल चल रही है। तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पीएम कॉल फॉर G7 सपोर्ट टू ट्राइब्स वेवर्स गेट बैकिंग ऑफ WTO UN। ये मामला कई दिन से चल रहा है और शायद कई बार हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें भारत ने क्या बोला है कि वैक्सीन में छूट देनी चाहिए, ठीक है। कोलेटरल एक्शन होना चाहिए, सामुदायिक सहयोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। अपना विकास कर सके इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? विकसित देशों के द्वारा, लिख लीजिए पॉइंट है कुछ। G7 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई है? पीसीएस में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा होगा तो मोदी जी ने वहां पे क्या क्या सी डिमांड रखी है वो देखिए। वैक्सीन पेटेंट जो है वो अभी हटा देना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? डेवलपिंग कंट्रियों को छूट देनी चाहिए।
दूसरा है आपका कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो। अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, हमेशा हमको आपके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कही है प्रोवाइडिंग फंड, प्रोवाइडिंग फंड, फंड प्रोवाइड करवाना चाहिए। चौथी बात क्या है, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। तो ये मोदी जी का कहना है कि विकास विकसित देशों तुम लोग तो अपना डेवलपमेंट कर चुके हो, हमें डेवलपमेंट करने का मौका दो, हमें वैक्सीन पर पेटेंट अभी हटा दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, फंड प्रोवाइड करो और क्लाइमेट जस्टिस करो। 100 अरब डॉलर देने की जो बात कही गई थी पेरिस समझौते में, पेरिस समझौता हुआ था गाइस, पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, 100 अरब डॉलर विकासशील देशों को विकसित देश देंगे मिटिगेशंस के लिए। ठीक है, वो अभी तक नहीं दिया गया है, वो देना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये सब बातें किसने कही है, भारत ने कही है G7 की मीटिंग में। इसको समर्थन किसने किसने दिया है, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने इत्यादि देशों ने क्या दिया है, इनको समर्थन दिया है भारत को। और G7 देशों ने दुनिया से वादा किया है कि 100 करोड़ बिलियन वैक्सीन, अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि 100 करोड़ 1 बिलियन वैक्सीन ये क्या देंगे, विकसित विकासशील देशों को देंगे। ठीक है, दो 2021 से 2030 में ये तय करेगा कि हम 2030 के बाद सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है कि सभी कंपनियां जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना होगा। ठीक है, सभी कंपनियों को ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना होगा। जीएमटी कितना दे, 15% दे, क्योंकि 2021 से 2030 के बीच में ही ये तय हो पाएगा कि 2030 के बाद हम क्या कर पाएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा, WHO को ताकतवर करना होगा और जीनोम को सपोर्ट करना होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग समझते हैं ना, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी जिससे हमको ये सारी दिक्कतें बार बार ना हो। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई थिंक आप लोगों को न्यूज समझ में आ गई होगी। बस भारत का तर्क क्या है और भारत को सपोर्ट किसने किसने किया है, 2-3 स्टेटमेंट में डाल देगा और एक में पूछ लेगा कि भारत को सपोर्ट नहीं भी किया है। तो कोई ऐसा भी होगा तो आप लोग आइडेंटिफाई करिए जिसने जिसने किया है, उनके नाम अगर आपको याद रहेंगे तो जिसने नहीं किया है वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब है कि राजनाथ सिंह अप्रूव बजटरी सपोर्ट 498 करोड़ टू आईडेक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अब इसको देख लीजिए कि क्या है कि आईडेक्स चैलेंजेस क्या है, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, देख रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आईएएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इसमें कहा गया है कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, अगर कोई कंपनी इनोवेशन के क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में कार्य करना चाहती है, मान लो कोई कंपनी है और वो इनोवेशन करके और डिफेंस सेक्टर में जाना चाहती है, तो आईडेक्स के तहत उसको फंड दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो इनोवेशन करने वाली कंपनी को क्या देगी, फंड देगी। ठीक है, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन खाली सरकारी कंपनियों को। इसमें क्या है, आपकी सरकारी कंपनियां होंगी, आपका मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति और आईईडेक्स किसने स्टार्ट किया है, डीआईओ ने, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस प्रोटेक्शन। तो इसको किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ डीडीपी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ
डिफेंस प्रोटेक्शन, इसने क्या जारी किया है, DIO और IDEX, एक में कंपनियां आएंगी और एक से उनको फंड मिलेगा। ठीक है, भारत में रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें आने वाली समस्याओं पर ध्यान देना होगा। तो ऑब्वियसली ध्यान तो देना ही होगा कि इसके क्षेत्र में कौन कौन सी वो आ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, फंड नहीं होता है, लैंड ऑक्युपाइड करने में प्रॉब्लम होती है, रिसर्च नहीं कर पाते, लैबोरेटरीज नहीं होती है हमारे पास, रिसोर्सेज की कमी होती है। तो ये सारी चीजें इसके क्षेत्र में जो है वो तो है ही है। लेकिन याद रखिएगा कि आईडेक्स क्या है, आईडेक्स वो मतलब फंडिंग संस्था है। ठीक है, फंडिंग संस्था है, ये क्या करेगी, ये इनोवेशन करने वाली कंपनीज को फंड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इनके फुल फॉर्म तो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज से आज की लास्ट न्यूज है ये। लास्ट न्यूज है कि 15 मीटर ट्री डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये जो आपका है, ये कॉफी का पौधा है, कहाँ मिला है, पहले ये मिलता है मेडागास्कर में, लेकिन इसको देखा गया है अंडमान और निकोबार में। तो इसमें जो है ना, ये याद रखिएगा, इसमें गाइस याद रखिएगा इसका नाम कितना है, 15 मीटर है, कहाँ ढूंढा गया, अंडमान निकोबार में ढूंढा गया है। इसका नाम क्या है, पायरोस्ट्रिया लालजी। ठीक है, लालजी इसका नाम है, पायरोस्ट्रिया लालजी, ये लिखा है इसका नाम। पैरोस्ट्रिया इन इंडिया। ठीक है, प्लांट बिलोंगिंग टू जेन्यूज पैरोस्ट्रिया आर यूजुअली फाउंड इन मेडागास्कर बट इज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीसीज इन न्यू टू साइंस। ठीक है, ये कहाँ खोजा गया है, अंडमान और निकोबार में खोजा गया है। काहे का है, कॉफी का पौधा होता है, ये देख लीजिए। अब एक और है न्यूज मेरे पास जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर ही लेते हैं, सोच रहे हैं। एक न्यूज आई हुई है गाइस, नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है चाइना का। न्यूज थोड़ी लंबी है, फिर 5 मिनट और आपके मुझे लेने पड़ेंगे यहाँ पे। इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, हाँ सॉरी, टोकामैक। सबसे पहली बार टोकामैक होता क्या है, और ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है किसका, तो ये है आपका चाइना का। ठीक है, ये वाली तो न्यूज आपको पता चल गई। अगर कहीं पर भी देखने को मिल जाए या फुल फॉर्म इसका पूछ ले तो तुरंत बता देना। अब ये है कि ITER इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। तो अब दूसरी बात ये कि चाइना ही इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि और भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बनता है आपका IAS का लेवल, मतलब ये क्वेश्चन बनते हैं आपका IAS में, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। लेकिन मुझे लगा आपके साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि ये आपका बनता है PCS का। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो आपका बनता है दोनों में। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये मुझे क्या करना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ITER क्या है, ये है इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंटरनेशनल ये है आपका इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, इसमें भारत भी है।
ये क्या है आपका ग्लोबल प्रोजेक्ट है और इसमें भारत भी आपका शामिल है। ठीक, इसमें ईयू जो है आपका, ईयू, यूएसए, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, ये सब मिलाकर कितने कंट्री हैं? 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, रशिया, जापान 7 पार्टनर हैं इसके। फिर से समझ लीजिए अच्छे से इसको, शायद ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहली बार टोकामेक क्या है? ईस्ट की बात करें अगर तो ईस्ट क्या है? ईस्ट चाइना का टोकामेक है। देखिए टोकामेक क्या है उसके बाद में करेंगे, लेकिन ईस्ट क्या है आपका? अरे यार, सबसे पहले ईस्ट क्या है? तो ये चाइना का टोकामेक है। ठीक है, ITER क्या है? ये ग्लोबल है, ग्लोबल प्रोजेक्ट है। इसमें 7 कंट्रीज हैं, साथ में रशिया, जापान, ठीक है, EU। रशिया, जापान, EU, इंडिया, USA, 1 2 3 4 5, और आपका है ये साउथ कोरिया, और एक है आपका चाइना। चाइना तो भूल ही गए। अब देखिए चाइना जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी में भी शामिल है और इसका खुद का भी है। ठीक है, टोकामेक। इसमें EU कितना भाग दे रहा है? EU दे रहा है इतना 5/11, और बाकी सारी कंट्री कितना दे रही है? 1/11। ठीक है, इतना क्या करेंगे? ये ग्लोबल टोकामेक है जिसका नाम है ITER। ITER 2035 तक तैयार होगा। व्हाट इज अ क्यू फैक्टर? तो क्यू फैक्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोकामेक क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री, ये फिजिक्स या केमिस्ट्री, फिजिक्स में चले चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि व्हाट इज अ टोकामेक। छोटा छोटा लिखेंगे जिससे पूरा समझ सकें। टोकामेक क्या है? अगर इसकी बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। तो ये होती है नाभिकीय, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह की होगी? 2 टाइप की होगी। ठीक है, एक होती है फ्यूजन, एक होती है फिशन। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्यूजन और फिशन। ठीक है, यानी विघटन, और ये संलयन, संलयन, संलयन की ऊर्जा। ठीक है, ये 2 तरह की होती है। अब हम लोगों को बात करनी है संलयन पर। इस पे बात आज नहीं करनी है, बात करनी है इस पे। 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस वाले में क्या होता है? भारी नाभिक जो होते हैं वो हल्के नाभिक में टूटते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं? हल्के हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक को बनाते हैं। ठीक है, तो मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जैसे H+H क्या हो गया आपका? हैवी पर। ठीक है, ये क्या करेंगे? H2 बनाएंगे और क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें जो अगर मान लीजिए कि आइसोटोप इसका है, ये मान लो इसका जो आइसोटोप है, तो ये क्या होगा? 1D2। ठीक, तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, और एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यही होता है ना, एक न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या करेगा? मूव करता रहेगा। दूसरा क्या है? 1t3 अगर हो जाएगा,
देखिए 1 2 और 3, अगर इसको देखें तो एक प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और एक फ्री चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन जब आएगी तो क्या होगा, थर्ड सिचुएशन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, ये आपका हो गया डी और ये हो जाएगा आपका टी, यानी ये एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बराबर जाके आपका बन जाएगा 2 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, यही तो बनेगा आपका, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होता क्या है कि न्यूक्लियर साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो न्यूक्लियर साइंस क्या कहती है आपकी, एक प्रोटॉन हमने देखा एक न्यूट्रॉन देखा, ठीक है, प्लस एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये जो आपका D प्लस T है ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर ये टकराएंगे। जब ये हाई टेम्परेचर पर टकराएंगे तो 2 हीलियम बना देंगे, बना रहा है और एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है ना, ये बस समझिए जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनकी जो मूव करने की होती है ना कैपेसिटी, वो बहुत तेज हो जाती है। तो यहाँ होता है कि सूर्य के आभा मंडल में होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बनने टूटने की प्रक्रिया कहाँ होती है, सूर्य के आभा मंडल में। तो एक आइसोटोप बहुत होता है, ठीक है, डीटी आइसोटोप बहुत है भारतीय क्षेत्र में। तो अगर इंडिया की स्थिति देखें, फिर वही हम लोग इक्वेटर पर आ गए, वही हम लोग 23 डिग्री पर आ गए, वही हमारे वहाँ ट्रेड विंड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी और क्या यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नेचुरली ये चीज मिल जाएगी, बस हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टकराना है, मतलब एक दूसरे से मिलवाना है, वो टेम्परेचर बनाना है कि हम इसको क्या कर सके, वर्क करवा सके। इसीलिए टोकामेक मैग्नेटिक चैम्बर बनाया जा रहा है। तो टोकामेक क्या है, इसी तरह की एक मशीन है जहां पर क्या किया जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने वाली मशीन का नाम क्या है आपका, टोकामेक। समझ में आ गया होगा इतना। टोकामेक क्या करेगा, इस तरह से क्या करते बना होगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आपकी गाइस, थोड़ा सा स्लाइड का इशू हो गया, बस 1 मिनट। टोकामैक आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। टोकामैक वो स्थिति होती है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, एनर्जी देंगे और जिससे वो बहुत तेज मूव करेंगे और एनर्जी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। भारत का टेम्परेचर ऐसा है कि यहाँ पर नॉर्मली टोकामैक बनाया जा सकता है, इसीलिए सारी भारत ने जो है ITER को साइन किया हुआ है। और टोकामैक में आपका व्हाट इज द क्यू फैक्टर क्या होता है, अगर हम लोग क्यू फैक्टर की बात करें, क्या हो जाता है एकदम। ठीक है गाइस, अब बस खाली आप लोग क्यू फैक्टर को समझ लीजिए कि क्यू फैक्टर क्या होगा। क्यू फैक्टर आपका, अरे यार ये क्या हो रहा है,
ठीक है, अब खाली क्यू फैक्टर समझ लीजिए कि क्यू फैक्टर क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक टोकामैक है, इस तरह का ये एक टोकामैक है, ठीक है, और इसने कितने, मान लो 50 मेगावाट एनर्जी क्या करी है, प्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, क्यू फैक्टर हो जाएगा। 100 करेगा तो 10 इसका क्यू फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही था। ये लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्लाइड्स का, बट नॉट एन इशू। गाइज आपकी क्लास हम लोग आज यहीं पे रोकते हैं, तो आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीजें हो जाए। लेकिन क्यू फैक्टर क्या होता है, टोकामैक क्या है, कौन बना रहा है, ये किसका है, ये सब चीजें अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ये टेलीस्कोप वगैरह भी जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सब कुछ तैयार रखिएगा, आपका टेस्ट बहुत जल्दी ही होने वाला है, ठीक है।